तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। पिछले 24 घंटे से सीमा को लेकर एक दूसरी चर्चा शुरू हो गई, और ये चर्चा इसलिए शुरू हुई कि सीमा के मामले की जांच यूपी एटीएस को सौंप दी गई। अब एटीएस को इस मामले की जांच सौंपने का मतलब क्या है? क्या सीमा जासूस है, सीमा गुनहगार है, या सीमा पर शक हो गया, या सीमा के खिलाफ सबूत मिला है? तो ये सारी चीज़ें, और एटीएस क्यों जांच कर रही है? नोएडा पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आगे की जांच क्यों नहीं की? क्या जानना चाहती है एटीएस, और क्या कुछ हुआ है अब तक की जांच इंट्रोगेशन में? जो कल भी हुई पूछताछ सीमा से, सचिन से और सचिन के पिता से, आज भी हो रही है। तो ये पूरी कहानी आपके सामने है। अपने स्टेट में अलग अलग पुलिसिंग होती है। अगर मैं यूपी की खास तौर पर बात करूं, क्योंकि मामला इस वक्त सीमा का चल रहा है, तो यूपी में एक तो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हर शहर की पुलिस, जैसे नोएडा की पुलिस है। इनका अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है, नोएडा के बाहर ये जा नहीं सकते किसी भी केस की जांच करने। इसके बाद फिर होती है एक एसटीएफ है, एक एटीएस है। ये दोनों यूपी में है। एटीएस का फुल फॉर्म एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, नाम से ही मतलब पता चलता है कि ये सिर्फ टेररिस्ट से जुड़ी चीज़ों को की जांच करती है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। दूसरी है एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से इसलिए अलग है क्योंकि एसटीएफ का काम है गैंग, डॉन, माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कोई बड़ी चीज़ हो रही है, उन चीज़ों की जांच करना और उसको रोकना, उसके खिलाफ एक्शन लेना। तो एटीएस सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म से जुड़ी हुई चीज़ों की जांच कर सकती है या करती है, और एसटीएफ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माफिया, डॉन, जैसे भी अतीक, असद, अशरफ, ये सारी चीज़ें चल रही थी, जो असद का इनकाउंटर हुआ, वो सारी चीज़ें एसटीएफ करती है। तो यूपी में जितने भी एक तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एसटीएफ का ही हाथ होता है। तो एसटीएफ को नहीं बल्कि एटीएस को ये जांच दी गई। अब क्यों जांच दी गई? तो इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी ये है कि नोएडा पुलिस ने शुरुआती जांच की। सीमा को पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया, फिर उसके बाद उसे जेल भेज दिया, और 4 जुलाई को उसे जेल भेजा, और 7 जुलाई सीमा को जेवर सिविल कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा कर दिया, और सचिन को भी। अब ये दोनों बाहर आ गए। तब से सीमा और सचिन के घर में है। नोएडा पुलिस ने इस दौरान में अपनी पूरी जांच जब की तो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आई। सीमा के व्हाट्सएप चैट्स, सीमा के पाकिस्तान से कॉल, सीमा के पबजी गेम खेलने के लिए सचिन के साथ बातचीत, सोशल मीडिया के थ्रू दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट, सीमा के पास से बरामद मोबाइल, सिम कार्ड, पासपोर्ट, फिर कराची से लेकर शारजा और शारजा से लेकर काठमांडू तक का एयर ट्रैवल। अब इस पूरे जांच का जो दायरा था, ये नोएडा की सरहद या सीमा से बाहर निकल रहा था। अब इस जांच के तार जुड़ रहे थे कराची से, जांच के तार जुड़ रहे थे शारजा से, जांच के तार जुड़ रहे थे काठमांडू से। फिर काठमांडू में पता चला कि दोनों ने शादी की, तो उस मंदिर में, जिस मंदिर में शादी की, उस मंदिर में क्या वाकई उन्होंने शादी की, उसका सबूत। काठमांडू के जिस होटल में, काठमांडू के एक बस स्टॉप है, उसके बराबर में एक होटल सस्ता सा था जिसका 500 रुपये किराया था पर डे का। वहाँ ये दोनों रहे 7 दिन पहली बार में, जब मार्च 2023 में। तो क्या वो 7 दिन उस होटल में रहे, किस नाम से रहे? तो ये इसके लिए काठमांडू से पूछताछ होनी थी, वहाँ के जो सोर्सेस थे। तो अब नोएडा पुलिस की हद जो है वो नोएडा की बाउंड्री है, उससे आगे वो जा नहीं सकती। बहुत सारे ज़रूरी परमिशन और इन सब की ज़रूरत थी। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि जांच का दायरा देश से बाहर है, नोएडा की पुलिस ने, जिसने इस मामले की शुरुआती जांच की, उसने लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर को एक अपने आला अफसर के थ्रू एक गुजारिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, इस मामले की जांच हमारी हद से बाहर है, और उसके लिए बहुत सारे कागजी ज़रूरी इजाज़त चाहिए होगी, इसलिए इस जांच को किसी ऐसी एजेंसी को दे दी जाए जिसका दायरा बड़ा हो। अब चूंकि सीमा का मसला एक पाकिस्तानी लड़की का मसला है, और ये भी है कि स्पाई या जासूस हो सकती है, और जासूसी का मतलब फिर ये है कि उसकी जासूसी, अगर वो जासूस है तो उसकी इनपुट पर टेररिस्ट अटैक और बाकी चीज़ें। तो इसलिए ये मामला एटीएस को सौंपा गया, यूपी एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को। अब यूपी एटीएस की जो नोएडा यूनिट की टीम है, वो कल उसने इस चार्ज को लिया और पहुंच गई नोएडा। उसके बाद नोटिस पे इंफॉर्मेशन दी गई
सूचना भेजी गई कि सीमा और सचिन और उसके पिता को एटीएस के सामने पेश होना है। अब इन तीनों को पेश किया गया। पहले तीनों से एक साथ पूछताछ हुई, उसके बाद तीनों से अलग अलग पूछताछ हुई, ताकि अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं तो फिर पता चल जाए। कल करीब 5-6 घंटे की पूछताछ के बाद तीनों को घर जाने दिया गया। आज भी फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब सवाल यह है कि नोएडा पुलिस ने शुरुआती सारी तफ्तीश कर ली। नोएडा पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एक तरह से जब ये लगा कि ऐसा कोई पुख्ता केस नहीं है, तो जेवर सिविल कोर्ट ने मतलब हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 48 से 72 घंटे के बीच ही जमानत भी दे दी, इस शर्त के साथ कि सीमा और सचिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे और यहीं रहेंगे। तो फिर एटीएस अब इस मामले की क्या जांच कर रही है? तो एटीएस को जो जांच करना है उसमें कुछ चीज़ें हैं। पहली कि ये दोनों काठमांडू में पहुंचे थे। पहली बार सीमा और सचिन की मुलाकात मार्च में हुई थी 2023 में। उन 7 दिनों में ये जिस होटल में रहे उस होटल का सच क्या है, जिस मंदिर में शादी की उस मंदिर में शादी के सबूत क्या है। शारजाह से वो काठमांडू पहुंची अपने 4 बच्चों को लेकर और फिर पहली बार अकेले, तो उसके पासपोर्ट पे वीज़ा, इमिग्रेशन, इन सारी चीज़ों की तफ्तीश करना, ये तो सारी चीज़ें हो गई कि वो सच बोल रही कि झूठ। तो काठमांडू से ये सारे, बल्कि मेरे जो सोर्स हैं उसके हिसाब से शुरुआत में जब नोएडा पुलिस ही जांच कर रही थी तो अपने सोर्स के ज़रिए नेपाल से, काठमांडू से उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन मंगा ली थी कि वो किस होटल में रहे थे और किस मंदिर में शादी की थी, और वो लगभग हूबहू वैसे ही था जैसा सीमा और सचिन ने अपने बयान में कहा था। तो उनके बयान मैच कर गए। लेकिन अब पुख्ता तौर पर एटीएस को ये काम सौंपा गया तो वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। तो अब एटीएस ये सारी चीज़ें तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा जो सीमा से ख़ास तौर पर पूछताछ कर जो सच्चाई पता लगाना है एटीएस को, जिस एक सवाल का जवाब तलाशना है वो ये कि सीमा सच में इश्क की मारी है या जासूस। उसके लिए कई सवाल हैं, सिर्फ इस एक सवाल का जवाब हासिल करने के लिए। तो एटीएस यहाँ जांच कर रही है कि सीमा माशूक है या जासूस। और इसी माशूक और जासूस पर याद आया कि कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर ऐसी एक स्टोरी, एक कहानी है। ये कहानी है सहमत खान की, अनसंग वॉरियर सहमत खान। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप जाकर सुन सकते हैं। अनसंग वॉरियर सहमत खान, एक भारतीय लड़की, एक हिंदुस्तानी लड़की, जिसने 1971 के इंडो पाक जंग के दौरान ये कैसे फिर लड़ाई के में पाकिस्तान जाती है और जासूसी करती है अपने देश यानी भारत के लिए। न सिर्फ अपने भारत के लिए बल्कि अपने फादर के लिए भी, अपने पिता के लिए भी। तो अनसंग वॉरियर सहमत खान की ये बड़ी इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। कई चीज़ें आई। सीमा का बैकग्राउंड आया कि एक बलोच कबीले से बेहद गरीब परिवार से है। फिर इसके पास एयर फेयर, 4 बच्चों के पासपोर्ट, वीज़ा, काठमांडू जाना, काठमांडू से भारत आना, इसके पैसे कहाँ से आए? तो सीमा का बयान था कि उसने अपना एक घर बेच दिया और वो पाकिस्तानी करेंसी में करीब 10 से 12 लाख रुपए, इंडियन करेंसी में अगर उसको हिसाब लगाएं तो 5-6 लाख रुपए बैठता है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू आजकल बहुत गिरी हुई है। तो वो घर जो था वो किस इलाके में और कहाँ था, इस बात की तफ्तीश करनी। घर वाकई उतने पैसे में बेचा। फिर सीमा ने जो बताया जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू उसने पासपोर्ट और टिकट बनाए, वो जो टिकट सीमा के पास और पासपोर्ट पर वो सारी चीज़ें, वीज़ा भी लगी हुई है, उसकी तफ्तीश। सीमा की पहली शादी और उसके शौहर की तफ्तीश। सीमा के अपने फैमिली की तफ्तीश, जन्म से लेकर कराची पहुंचने तक कि क्या वो जो कह रही है वो सच है।
सीमा की फैमिली के कौन कौन से लोग पाकिस्तानी आर्मी में हैं या फिर इंटेलिजेंस सर्विस में हैं। जैसे सीमा का कहना है कि उसके एक भाई उसका एक पाकिस्तानी आर्मी में है, लेकिन बहुत ही छोटे पद पर है। उसके एक शायद दूर के चाचा है, वो भी पाकिस्तानी आर्मी में है। क्या सीमा का पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI या किसी और एजेंसी के साथ कभी कोई रिश्ता नाता रहा, इसकी जांच। सीमा के जो मोबाइल हैं, पिछले ख़ास तौर पर 2020 से की शुरुआत से सचिन के साथ वो संपर्क में आई PUBG गेम खेलकर, तो उस मोबाइल में जो बातचीत हुई, जो व्हाट्सएप चैट, उसमें क्या क्या ऐसी बातें थी। सीमा के उस मोबाइल पर और कौन कौन लोग आता और जाता था, वो लोग कौन थे, किस तरह के थे, आम लोग थे, रिश्तेदार थे, या फिर एजेंसी या फिर जासूसी से जुड़े हुए थे। क्या सीमा का इकलौता हिंदुस्तान में जो उसने PUBG गेम खेला तो सचिन से ही दोस्ती हुई, या इंडिया में उसका और भी कोई दोस्त है इसी गेमिंग ऐप के थ्रू। क्या पाकिस्तान में भी सीमा के और बॉयफ्रेंड रहे हैं, ऐसे दोस्त रहे हैं गेमिंग ऐप या सोशल मीडिया के थ्रू। इन चारों बच्चों का सच क्या है जो सीमा लेकर आई, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि सीमा की उम्र और ये 4 बच्चे, तो क्या वाकई उसके चारों बच्चों अपने हैं ये चारों। हालांकि इसके जो चारों बच्चे के अब तक जो सबूत आ रहे हैं वो 3-4 अलग अलग फोरम पर आए हैं। पहला, सीमा हैदर के जो पुराने पति शौहर गुलाम हैदर, जो इस वक्त सऊदी अरब में है, वो वहाँ से सारे इंडियन मीडिया के साथ लगभग हर एक से बात कर चुका है और उसने हर एक से ये कहा है कि सीमा गायब है, वो लौट आए और मेरे चारों बच्चों के साथ लौट आए। तो गुलाम हैदर के हिसाब से उसके 4 बच्चे हैं, सीमा के हिसाब से भी 4 बच्चे हैं, तो दोनों का बयान मिलता है। दूसरा, जब सीमा वहाँ से गायब हुई मई के महीने में, जब वो निकली वहाँ से भारत आने के लिए, तो जिस जगह वो रहती थी कराची में, वो एक किराए के घर पे रहती थी। तो जब गुलाम हैदर का उससे कांटेक्ट नहीं हुआ, चूँकि वो निकल गई थी, तो गुलाम हैदर ने अपने पिता, शायद उनका नाम अमीन है, उनसे कहा कि आप जाकर पता करो कराची में। तो उन्होंने पता किया तो पता चला मकान मालिक ने बताया कि वो तो गांव कह कर गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। तो कराची के मलेर कैंट पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट लिखाई गई है, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि सीमा गायब है और साथ में उसके 4 बच्चे हैं और वो चारों बच्चे भी गायब हैं। तो इस FIR में भी 4 बच्चों का जिक्र हो रहा है। जो सीमा का मकान मालिक है उस घर का, उस मकान मालिक ने भी जो बात बताई, उसमें भी ये जिक्र है कि उसके 4 बच्चे थे। तो ये 4 बच्चों का बार बार जिक्र आ रहा है। जो FIR में लिखाया गया है पाकिस्तान के कराची पुलिस स्टेशन में, उनमें इन बच्चों के नाम भी दर्ज है। एक का नाम है फरहान, एक का नाम है फरवाह, एक का नाम है फरीहा बतूल और एक का नाम है फरहा बतूल। और ये जो अमीर खान गुलाम हैदर के पिता का नाम है, तो इसमें इन चारों बच्चों के भी नाम है। तो इन चारों चीज़ों से, गुलाम हैदर के खुद बयान सऊदी अरब से, मकान मालिक का बयान, गुलाम हैदर के पिता यानी सीमा के एक ससुर का बयान और कराची पुलिस स्टेशन में नामजद ये FIR या रिपोर्ट, इसमें भी इन चारों बच्चों का नाम, तो ये लगभग एक पुख्ता होता है कि ये चारों बच्चे सीमा के हैं। लेकिन सीमा के पास पैसे, क्या सच में उसके पास मकान थे, इसकी तफ्तीश करनी। सीमा को सच में मोहब्बत थी और वो मोहब्बत के लिए ही आई है, या मोहब्बत के साथ एक साजिश लपेट कर आई है और यहाँ पे उसे एक स्पाई के तौर पर भेजा गया, इस चीज़ की जानकारी। तो ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब को ATS को तलाशने हैं। हालांकि जो मेरी जानकारी है, शुरुआती 3 दिन के अंदर अंदर जब नोएडा पुलिस ने सीमा को एक तरह से हिरासत में लिया था और पूछताछ की थी, तो उसके सारे बयान को IB के थ्रू, यानी अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुप्तचर सेवा के थ्रू, क्योंकि एक लोकल पुलिस अगर कोई विदेशी नागरिक आता है तो सिर्फ उसे स्टेट का सब्जेक्ट नहीं होता है, वो सेंटर का भी होता है। तो कहते हैं कि अपनी जो खुफिया एजेंसी IB के थ्रू सीमा की सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया, उसके पाकिस्तान के पते से लेकर उसके मोबाइल की डिटेल, उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, उसके गेमिंग ऐप की सारी डिटेल, उसके वहाँ के शनाख्ती कार्ड, ये सारी चीज़ें शेयर की गई। और जो IB है उसने इन सारी चीज़ों की एक तरह से तफ्तीश की और ये IB ही थी जिसके रिपोर्ट पर कि ऐसा कुछ फ़िलहाल नहीं मिला है कि सीमा पे शक किया जाए कि वो एक जासूस है। यही वजह है कि फिर नोएडा पुलिस ने कोर्ट में भी उस बेल का विरोध नहीं किया और जेवर की सिविल कोर्ट ने जब ज़मानत दी तो इसीलिए दी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग केस उसके ख़िलाफ़ नहीं बन रहा था एक स्पाई का। जो ओवरऑल केस बन रहा था वो यही था कि ये इश्क का मामला है,
इश्क के चक्कर में चली आई। लेकिन शक इसलिए पैदा होता है कि आज के दौर में क्या कोई इतना सच्चा, इतना गहरा इश्क कर सकता है कि बिना कुछ हुए हुए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपना घर बार बेचकर, 4-4 छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक अनजाने मुल्क में पहुंच जाए, यूं बिना वीज़ा के। तो ये चीज़ें हैं जो शक पैदा करती हैं, और इतिहास पुराना रहा है कि ऐसे बहुत सारे मामले जासूसी के हुए, तो इसीलिए ये सारी जांच हो रही थी। लेकिन जो एटीएस की पूछताछ है, जो नोएडा पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आईबी की जो कहें हम शुरुआती रिपोर्ट है, वो अब तक यही बता रही है कि ये मामला शायद इश्क की तरफ ही बढ़ रहा है। अब एटीएस को अपनी पूरी जांच करनी है। और अभी तक आपको ये भी बता दूं कि कल और आज दोनों दिन जब एटीएस की टीम ने बुलाया, तो न सीमा को न सचिन को इनको हिरासत में नहीं लिया गया, इनको कस्टडी में नहीं लिया गया, बल्कि सिर्फ इनसे पूछताछ की जा रही, क्योंकि दोनों ऑलरेडी ज़मानत पर हैं। हाँ, ये बहुत मुमकिन है कि अगर इस पूछताछ के बाद या सीमा के मोबाइल के अंदर से कोई ऐसे राज निकलें, उसका लिंक पाकिस्तानी एजेंसी से जुड़े, जासूसी की दुनिया से जुड़े, तो एटीएस ऑफिशियली उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक वो अरेस्ट नहीं है, न हिरासत में है, बल्कि एक सिंपल पूछताछ हो रही है ताकि एटीएस सीमा के बयान, सीमा के पास से बरामद उसके पासपोर्ट, उसके मोबाइल, उसके ज़रिए उसकी हकीकत को सामने रख सके। और फिर उसके बाद ही एटीएस लखनऊ अपने बॉस को, लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में अपनी रिपोर्ट देगी। फिर वो रिपोर्ट दिल्ली आएगी होम मिनिस्ट्री में, और उस होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में जो भी होगा वो बताया जाएगा। और उस फाइनल रिपोर्ट के बाद ही फिर होम मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आखिरी फैसला लेगी सीमा के बारे में कि उसका क्या करें, डिपोर्ट करें, अरेस्ट करें, रहने दें, शादी को मान लें, उसको लॉन्ग टर्म वीज़ा दे दें, उसको नागरिकता दे दें। ये सारी चीज़ें इस एटीएस की फाइनल रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। तो एटीएस अपनी जांच करेगी और एटीएस इसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट की हल्की सी झलक आपको एटीएस की जांच के फ़ौरन बाद भी मिल सकती है। कैसे, मैं बताता हूँ। एटीएस अपनी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, 2 दिन हो गए, हो सकता है 2-4 दिन और पूछताछ चले। लेकिन अगर पूछताछ करने के बाद एटीएस की टीम लखनऊ लौट जाती है या अपनी रिपोर्ट दे देती है और सीमा यूं ही सचिन के घर पर रहती है, तो इससे एक आपको सिग्नल मिलता है, क्लू, और वो ये कि शायद सीमा को वो जासूस नहीं मानते, क्योंकि अगर ज़रा सा भी सबूत मिलेगा तो फिर वो अरेस्ट होगी। तो अगर एटीएस अगले 1-2 दिनों में सीमा को अरेस्ट कर लेती है तो फिर मान के चलिए कि ये मामला जासूसी की तरफ बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, पूछताछ के बाद टीम लौट जाती है और अपनी रिपोर्ट दे देती है, तो फिर एटीएस की भी वही ओपिनियन या वही रिपोर्ट होगी जो नोएडा की लोकल पुलिस ने अब से पहले दे दी है और जो आईबी की शुरुआती इनपुट है। तो ये एक आम शब्दों में आपको समझाने के लिए कि अगर एटीएस की टीम अरेस्ट नहीं करती है तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी, अरेस्ट करती है तो फिर ये आगे लंबा खींचेगा, फिर कहीं भी कहानी समझ में आ जाएगी। तो क्या कुछ होगा, अब एटीएस की अपनी पूरी जांच पे ये निर्भर करता है। एटीएस की जांच में जो भी सामने आएगा वो आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, एटीएस को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए और उस एक सवाल के लिए उसे कई सवालों से गुजरना होगा। वो सवाल यही कि सीमा माशूक है या जासूस है। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज ऋषभ त्रिवेदी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ऋषभ जी। और ये वैष्णवी के हस्बैंड हैं। एंड थैंक यू ऋषभ साहब, इतने प्यार से कहानी सुनने के लिए। ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छा रखे। मनोज प्रजापति, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनोज जी। आवेश, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आवेश, और ये अरबाज ने भेजा है। ईशान किशन, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ईशान, और ये मोहम्मद दानिश ने भेजा है। साथ ही प्रशांत झा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रशांत। इन्होंने लिखा कि मेरे 3 दोस्त हैं जिनका नाम डीपीएस है और तीनों में से किसी ने विश नहीं किया। तो प्रशांत, आपका हक बनता है इन तीनों से नाराज़ होने का, बट दोस्त ऐसे होते नहीं हैं, शायद उन्हें कुछ काम आया हो या भूल गया हो। सरस्वती, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सरस्वती। और अभिषेक कुमार ने भेजा है। फ़हीम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फ़हीम। ब्रिजमोहन का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ब्रिजमोहन साहब। हरीश जाखड़, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हरीश जी। और चेतन राम जाखड़ ने भेजा है। तेजल गामित, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तेजल। और विष्णु ने भेजा है। योगेंद्र प्रताप सिंह, इनका भी आज हैप्पी वाला हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे योगेंद्र जी। रेणु वर्मा, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रेणु जी। और ये हरि राम ने भेजा, उनकी पत्नी है। करण शर्मा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे करण।
और ये वीरेंद्र शर्मा जी ने भेजा, उनके बेटे हैं करण। साथ ही बनहीत तरफदार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा पूनम जैन, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए पूनम जी। केऊर, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है और थैंक यू सो मच केऊर जी आपकी तारीफ के लिए। इसके अलावा अमित पोखरियाल, थैंक यू सो मच। सुमित नागपाल, थैंक यू आपका भी। गीता, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की भी इन्होंने फरमाइश की है। इसके अलावा अमन वर्मा, थैंक यू सो मच अमन आपका भी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू एफएम के मज़े लें। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।